हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में हम लोग पहले यूनिट को समाप्त कर चुके हैं। अब दूसरे यूनिट की हम लोग शुरुआत करेंगे। इस दूसरे यूनिट में सबसे पहला चैप्टर द नेशन ऑफ स्टेट करके है और इसका जो पहला चैप्टर है वह है नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति के साथ हम लोग दूसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे। नेशनल पावर एक ऐसा शब्द है, यदि नेशनल को हटा दिया है तो पावर का जो शब्द है उससे आम बोलचाल की भाषा में हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन राजनीतिक और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हम इस पावर को किस रूप में राजनीतिक विद्वानों द्वारा प्रयोग किया गया है इसको समझना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारी समझ है, हम लोगों की जो समझ है शक्ति के संदर्भ में, वही है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विचारकों के द्वारा कही गई है, लेकिन पार्टिकुलर किसी विद्वान के द्वारा वह बात कह दी जाती है तो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाता है और उसी संदर्भ में हम लोगों के लिए समझना भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रीय शक्ति है, इसकी चर्चा हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के जो यथार्थवादी उपागम है उसमें हम लोगों ने किया भी था। जैसे कि मार्गेनथाउ ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि शक्ति के माध्यम से ही प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है। तो आइए हम लोग इसी राष्ट्रीय हित के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या है। हम लोगों का जो चैप्टर है नेशनल पावर, नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में उनकी व्यवहार संचालित होती है। प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पे या अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में वो अपनी शक्ति को या तो बढ़ाना चाहता है, नहीं तो शक्ति की प्रदर्शन करना चाहता है, न ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये उसके राष्ट्रीय हित का या उसके विदेश नीति का प्रमुख आधार होता है। शक्ति का सामान्य अर्थों में तात्पर्य यह लिया जाता है कि शक्ति वह बल, वह क्षमता है जो एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के व्यवहार और मस्तिष्क पर नियंत्रण करना, या शक्ति वह सामर्थ्य वह क्षमता है जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अनुकूल व्यवहार करने के लिए विवश कर देता है या उसे प्रेरित कर देता है या अपने अनुकूल व्यवहार करा लेता है। इसी को पावर और शक्ति कहा गया। प्रत्येक राज्य जो इन शक्ति को प्राप्त करना चाहता है उसी को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय शक्ति है, इस राष्ट्रीय शक्ति की जो परिभाषा है उसको देखा जाए। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा पहले पेडल फोर्ड और लिंकन, पेडल फोर्ड और लिंकन ने राष्ट्रीय शक्ति को बताया कि जो राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य एवं क्षमता का सामुच्चय है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति
करना चाहते हैं। यह जो है पेडलफोर्ड और लिंकन ने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है? सामर्थ्य और क्षमता का समुच्चय जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। ये पेडलफोर्ड और लिंकन ने राष्ट्रीय हित की परिभाषा किया है। दूसरी जो परिभाषा है वह है आर्गेन्स्की का। आर्गेन्स्की ने क्या कहा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलता है। तो उसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाएगा। तभी उसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाएगा। आर्गेन्सी ने कहा कि वास्तव में जो राष्ट्रीय शक्ति है वह किसी भी रूप में हो सकती है, बस हमको ये जानना है कि प्रत्येक वह राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदल देता है, अपने अनुकूल बदल देता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शक्ति है। इसने यह भी बताया यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपने अनुकूल नहीं बदल पाता है, चाहे वह कितना हो धन से संपन्न हो, चाहे उसका क्षेत्रफल कितना हो बड़ा हो या उसकी जनसंख्या कितनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि बहुत जनसंख्या हो, बहुत आर्थिक संसाधन उसके पास हो और यदि किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को बदल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको शक्तिशाली नहीं माना जाएगा। किसी भी राज्य को अधिक शक्तिशाली मानने का यही आधार है कि वह राज्य दूसरे के व्यवहार को क्या करता है, अपने अनुकूल बदल देता है। तो बदल देता है तो शक्तिशाली है, भले ही उसके पास जनसंख्या कम हो या उसके पास आर्थिक संसाधन कम हो या सैन्य क्षमता कम, उससे मतलब नहीं है। सैन्य क्षमता, जनसंख्या, क्षेत्रफल ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि राष्ट्रीय शक्ति के लिए वो दूसरे के व्यवहार को बदलता है कि नहीं बदलता है। बदलता है तो आर्गेन्स्की के अनुसार वो राष्ट्र शक्तिशाली है, नहीं बदलता है तो शक्तिशाली नहीं। आर्गेन्स्की के बाद जो अगला जो परिभाषा है वह है हॉब्स। हॉब्स ने कहा कि शक्ति वह बल है, शक्ति वह बल है जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। इस तरीके से राष्ट्रीय शक्ति के बारे में आपके पेडलफोर्ड और आर्गेन्स्की और हॉब्स के विचारा जो स्टेटमेंट के रूप में जब भी ये पूछेगा तो स्टेटमेंट के रूप में आपके साथ आपसे यह प्रश्न पूछेगा, जिसको आप याद करके रखे रहिएगा, समझे रहिएगा, जिसका उत्तर आप जो है दे सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति को समझने के बाद कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है, चाहे वह सामर्थ्य है चाहे शक्ति है, इस चीज़ को और क्लियर हम लोग इस रूप में कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के कौन कौन से तत्व हैं, किन तत्वों के आधार पे हम उसको राष्ट्रीय शक्ति मानेंगे, राष्ट्रीय शक्ति कौन कौन से हैं
और प्रत्येक विचारक ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में बताया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन है, इसको जाना जाए। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन है? मार्गेनथाउ के अनुसार जो राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति के 9 तत्व हैं। राष्ट्रीय शक्ति के 9 तत्वों की चर्चा मार्गेनथाउ ने किया है। उसने क्या कहा, बताया भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, औद्योगिक क्षमता है, सैनिक तैयारी है, उसके बाद जनसंख्या है, राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीतिक गुण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां है सरकार के गुण। ये अक्सर विकल्प के रूप में बना कर दे जाएगा। मार्गेनथाउ के अनुसार जो है कौन से राष्ट्रीय तत्व हैं, या किसने जो है राष्ट्रीय तत्व के रूप में 9 राष्ट्रीय तत्वों की चर्चा किया है, तो हमको इसको जानना रहेगा। ठीक है, तो भूगोल को ये मानता है, प्राकृतिक संसाधन को मानता है राष्ट्रीय, तो औद्योगिक क्षमता को मानता है, सैनिक तैयारी को मानता है, जनसंख्या को मानता है, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, राष्ट्रीय मनोबल होना चाहिए, कूटनीतिक गुण होने चाहिए और सरकार के गुण होने चाहिए। यही जो है 9 तत्व जो है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। यदि किसी भी राष्ट्र में ये सारे तत्व विद्यमान हैं तो उस राष्ट्र को विकसित या शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में रखा जा सकता है, या इनमें से किसी के अभाव में हम किसी को वो भी शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मार्गेनथाउ के जो 9 गुण है, क्या भारत में दिखता है? भारत में नहीं है, इसलिए भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं काउंट होता है। अमेरिका, रसिया, ये सब जो देश हैं इनमें 9 तत्व दिखाई देते हैं, इसी कारण उन्हें शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। अब जो है एक अन्य दूसरे जो विचारक हैं पामर और पार्किंसन, इन्होंने राष्ट्रीय तत्व को 2 वर्गों में विभाजित किया। 2 वर्गों में विभाजित किया। 2 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन वर्गों में विभाजित किया? एक कहा गैर मानवीय तत्व और दूसरा है मानवीय तत्व। गैर मानवीय तत्व में इसने जो है भूगोल को और प्राकृतिक संसाधन को,
भूगोल और प्राकृतिक संसाधन को गैर मानवीय तत्व के रूप में पार्किंसन ने पहचाना और मानवीय तत्व के रूप में जनसंख्या, विचारधारा, तकनीकी ज्ञान, मनोबल और उसके बाद नेतृत्व। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में पार्किंसन ने दो वर्गों में विभाजित किया, गैर मानवीय, मानवीय। गैर मानवीय में भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय तत्वों में जनसंख्या को, विचारधारा को, तकनीकी ज्ञान को, मनोबल को और नेतृत्व को रखा है। ये भी पूछ सकता है कि कौन से विचारक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय तत्व को मानवीय या गैर मानवीय में विभाजित किया, या किसने दो वर्गों में विभाजित किया। तो ये चीज़ें हैं, जाने रखना ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए हम लोगों के लिए आवश्यक है, इसको जान लिया गया। अब मोटा मोटी हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक नहीं, जो राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं वो जो मोटे मोटी हैं, जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं, उनकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो है भूगोल, मार्गेनथाउ के राष्ट्रीय तत्व के रूप में मार्गेनथाउ और जो है पार्किंसन में जो कॉमन है उन्हीं को लिया जाएगा जो महत्वपूर्ण है। तो भूगोल को पार्किंसन ने मानवीय तत्व के अमानवीय गैर मानवीय तत्व के रूप में स्वीकार किया है और मार्गेनथाउ ने 9 तत्वों में भी शामिल किया है। तो राष्ट्रीय तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पहला है भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेपोलियन ने बताया, नेपोलियन ने बताया कि किसी भी देश के विदेश नीति का आधार, किसी भी देश के विदेश नीति का आधार भूगोल ही होता है। भूगोल ही होता है। भूगोल में कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे क्षेत्रफल है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु है, उसकी स्थलाकृति है, उसकी अवस्थिति है। जैसे भूगोल में क्या क्या आएगा, क्षेत्रफल, उस राज्य का क्षेत्रफल क्या है, उस राज्य में जलवायु कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, अवस्थिति क्या है। किसी भी राज्य का यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में गिना जा सकता है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्य यदि क्षेत्रफल के अभाव है तो निश्चित तौर से वह शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन क्षेत्रफल ही किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन क्षेत्रफल का होना जरूरी है। जलवायु का बहुत विशेष रोल है, भूगोल में जलवायु का विशेष रोल है। हंटिंगटन ने बताया किसी भी सभ्य राष्ट्र का उदय किसी विशिष्ट मौसम वाले जगह पे ही हुआ है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी राष्ट्र यदि शक्तिशाली है वर्तमान समय में या आप पुरातन समय में ले लीजिए,
तो कहीं ना कहीं वो समशीतोष्ण कटिबंध में आने वाले जो राज्य हैं, जो महाद्वीप हैं, वही शक्तिशाली हैं। अधिक ठंडक प्रदेश और अधिक गर्म प्रदेश वाले जो प्रांत हैं, उनमें राष्ट्रीय शक्ति कम होती है। उनके जो जनसंख्या होती है गुणात्मक कम होती है, उनके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, खनिज होते हैं, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जलवायु में जो समशीतोष्ण जलवायु होती है, समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, ये किसी भी राष्ट्र के विकसित होने या विकसित न होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जैसा कि हंटिंगटन ने स्वीकार किया। और आपसे यह प्रश्न पूछ भी सकता है कि किसने जो है किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने का दावा मौसम के आधार पर करता है, तो वह है हंटिंगटन। ठीक है, तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्षेत्रफल को, जलवायु को, स्थलाकृति को और अवस्थिति को, अवस्थिति का मतलब कोई राज्य नदी से, समुद्र से, पर्वत से घिरा हुआ है, तो वह सुरक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुरक्षा पे कम खर्च करने पड़ेंगे या बाह्य आक्रमण की सामना उसे कम करने पड़ेंगे, और वह बहुत शांतिपूर्वक अपने देशों का विकास कर सकता है। जैसे भारत को ले लीजिए, यदि उत्तर में हिमालय नहीं होता तो संभवतः न जाने कितने आक्रमण भारत को झेलने पड़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका का स्थिति है, वह अटलांटिक महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत अटलांटिक महासागर से घिरे होने के कारण उसकी जो है सुरक्षा ज़्यादा कायम है। इस तरीके के राज्यों की अवस्थिति भी उसकी विकास के बहुत बड़ा मायने है। जैसे अरस्तु ने भी कहा था कि कोई भी राज्य जो है, और अरस्तु इसके संदर्भ में थोड़ा दूसरी बात करता है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे अवस्थिति यह है कि मतलब राज्य जो है का प्राकृतिक संसाधनों से घिरा होना उसकी सुरक्षा की क्या करता है, गारंटी देता है। तो इस तरीके से भूगोल में क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति और अवस्थिति ये आता है। भूगोल के बाद प्राकृतिक संसाधन, जिसको सभी लोग मानते हैं, प्राकृतिक संसाधन को मार्गेंथाउ और पार्किंसन ने माना प्राकृतिक संसाधन। कोई भी राष्ट्र तभी शक्तिशाली हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, और आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए जरूरी है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त रूप में विद्यमान हो। प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, जैसे कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, या भूमि के अंदर खनिज तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए। ये संसाधन ही उस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। प्राकृतिक संसाधन के बाद जनसंख्या आती है। जनसंख्या, ये बहुत लोगों ने स्वीकार किया कि विशाल जनसंख्या किसी भी राज्य के शक्तिशाली होने का आधार प्रस्तुत करता है। यदि किसी राज्य का जनसंख्या बहुत बड़ा है तो उस पर बाह्य आक्रमण होने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्याओं को मेंटेन करना, इस पर प्रभुत्व जमाना बहुत मुश्किल काम होता है। और बड़े जनसंख्या वाले जो राज्य होते हैं उनको आसानी से इन जनसंख्याओं में से सेना के लिए बहुत से आसानी से लोग मिल जाते हैं। तो इनका जो है ये मानना है कि बहुत बड़े जनसंख्या भी उसे शक्तिशाली होने का एक आधार बनता है, लेकिन यही एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। इस जनसंख्या में सबसे बड़ी है गुणात्मक जनसंख्या। यदि जनसंख्या गुणात्मक है तब तो जनसंख्या कम भी हो तभी भी वो बहुत शक्तिशाली हो सकता है। तो जनसंख्या है, जनसंख्या के बाद विचारधारा, विचारधारा, विचारधारा के बाद सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, तकनीकी ज्ञान। तकनीकी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लिया जाए, जिसे यदि हम लोग जापान की चर्चा करें तो जापान क्षेत्रफल से, जनसंख्या के मामले में, प्राकृतिक संसाधन के मामले में बहुत अभाव है उसके पास, लेकिन तकनीकी ज्ञान के कारण वह विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने के दावा जो है उसकी तकनीकी ज्ञान से भी पता चलता है। तकनीकी ज्ञान, सैन्य क्षमता, तकनीकी ज्ञान, मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र में ऐसा होता है कि जो
जो राज्य होता है, राज्य में रहने वाले जो निवासी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने राज्य के प्रति कितने समर्पित हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना कितनी है, वह राज्य के लिए कितने मरने के लिए तैयार हैं। जैसे रसिया है, जर्मनी, यहाँ के नागरिक जो है सैन्य चूंकि राष्ट्रीय चरित्र के कारण उनकी सैनिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग जो है अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर होते हैं बलिदान देने के लिए। तो राष्ट्रीय चरित्र का होना भी किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने का दावा करता है। और सबसे लास्ट में जो है नेतृत्व। राष्ट्र के शक्तिशाली होने या शक्तिशाली न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी एक नेतृत्व होता है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हो, जनसंख्या और क्षेत्रफल हो, यदि नेतृत्व कमजोर है तो भी वह राष्ट्र जो है वैश्विक परिदृश्य में एक सही डिसीजन लेने में असमर्थ होगी, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा प्रयास करते रहता है। और यदि नेतृत्व इस परिवेश परिस्थितियों को समझने में सक्षम नहीं है तो निश्चित तौर से अवसर मिलने के बावजूद भी वह अपने राष्ट्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना पाएगा। तो नेतृत्व का गुणवान होना, नेतृत्व का होशियार होना, यह किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के रूप में गिना जाता है। और विशेषकर देखा जाए जैसे जर्मनी में या इटली में मुसोलिनी, उधर जो है हिटलर, ये सब जो लिए, ये इनका नेतृत्व ऐसा था कि पूरे राष्ट्र को वह शक्तिशाली बना दिए अपने नेतृत्व क्षमता के कारण। अब प्रत्येक नागरिक उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। तो ये नेतृत्व पर निर्भर करता है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करता है, अपने नागरिकों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कैसे करना चाहता है। तो ये कुल मिलाजुला के यही सारी बातें जो है किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का भाग है, और यही सब किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने का क्या करता है, आधार प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है राष्ट्रीय शक्ति का जो समाप्त होता है, बहुत छोटे छोटे हैं, इनसे प्रश्न कॉन्सेप्चुअली बनेंगे, थोड़े थोड़े स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे वह है राष्ट्रीय हित, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नए वीडियो में राष्ट्रीय हित के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।